हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखिल आई वाला। तो दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और सभी को पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और कान्हा जी ब्लेसिंग। हम सब लोग बहुत जल्द आई में होंगे। ठीक है, अभी आप लोगों का डीबी चल रहा है जैसा कि पता है। तो डीबी में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लोगों ने करा लिया, उन लोगों को पता है, अपने दोस्तों तक चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, शेयर करना भी चाहिए ताकि कम से कम लोगों में गलतियाँ हों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने भी करा लिया तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करें कि क्या कमी है वहाँ, उन कमी को दूर करके जाएं, क्योंकि जिससे कम से कम लोगों का प्रोविजनल लगे ताकि रिजल्ट जो है हमारा आसानी से और सही टाइम पे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात करेंगे सबसे मेन समस्या जो आ रही लोगों में आ रही है एक्सपीरियंस को लेके। तो एक्सपीरियंस को लेके जैसा कि बताया जा चुका है पहले भी, हर एक चीज़ नियमावली के हिसाब से हो रही, कुछ अलग नहीं हो रहा है। लेकिन एक आध पॉइंट्स हैं जो चीज़ें क्या हैं लोग सीखते हैं, उन्हीं से उनको करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं एक्सपीरियंस को लेकर। तो एक्सपीरियंस पहले बात करेंगे कि नियमावली क्या कह रही है। ठीक है, वो और नियमावली के बाद में फिर बात करेंगे कि जो है आयोग क्या कह रहा है। ठीक है, तो आयोग क्या कह रहा है और नियमावली क्या कह रही है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो आयोग हमारा क्या कह रहा है और नियमावली क्या कह रही है। तो नियमावली जो हमारी है वो कह रही है सैलरी को लेके क्या कह रही है कि सैलरी में हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए पोस्ट हमारी होनी चाहिए, नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेचर ऑफ जॉब होना चाहिए, हमारा कार्य की प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सैलरी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक हो गया। इसके बाद में क्या है, हमारा जो नियमावली में कह रहा है वेतन आपका दर्ज होना चाहिए, आपका पद का नाम होना चाहिए और पद का कार्य की प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आपका जो है अगर फर्म है कोई, तो फर्म के केस में क्या है, या तो टिन नंबर होता है या जीएसटी नंबर होता है या सीआईएन नंबर होता है। एमएनसी कंपनी अगर है तो सीआईएन नंबर होगा, अगर नॉर्मल कंपनी तो टिन टैन पुरानी कंपनी होती है। अभी लेटेस्ट में अगर कोई फर्म है छोटी मोटी तो उसका क्या है पर्टिकुलर जीएसटी नंबर होगा। तो ये इतनी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में आपका प्रॉपर जो है ड्यूरेशन जो है, कार्य की अवधि है जो, वो होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से 3321 कैंडिडेट हैं इस भर्ती में। 3321 में से 3320 को तो पता ही होगा कि एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी समस्या क्या आ रही है, डीबी के समय लोगों में अनुभव नहीं लिखा है, वो लोग पैनिक हो रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे है, मैं बाहर हो जाऊंगा, प्रोविजनल हो जाऊंगा। ठीक है, एग्ज़ाम के समय क्या हुआ था दोस्तों, औपबंदिक रूप से लोगों को एग्ज़ाम में बैठा लिया गया था। जिनके में कोई छोटी मोटी कमी थी उन सबको कमी दूर करने में और ज़्यादा समय लगता, तो इसलिए क्या किया गया था कि हमें डीबी तो करना ही है फाइनली, तो हम सबका क्या करते हैं एग्ज़ाम करा लेते हैं। लोग क्या हुआ, शांत पड़ गए कि हमारा तो सब कुछ सही था, हमें एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिल गया, मतलब हमारी सारी चीज़ें सही हैं, हम पहले से सही हैं। आपकी बात एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अभी आप जा रहे हो वहाँ पे जब डीवी करवाने के लिए, तो आपके क्या है अनुभव में कमी आ रही है। तो अनुभव में क्या है, जैसे आप में वेतन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेतन नहीं लिखा है, आपने बिना वेतन लिखा हुआ अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, या तो क्या करना है, आपके पास अगर समय है तो अपनी कंसर्न आईटीआई या फर्म या जो भी आपकी कंसर्न इंडस्ट्री है वहाँ जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर हमारी नियमावली में ऐसा है, आप ऐसा करो। ठीक है, वो उस पर वेतन मेंशन कर देंगे, लेकिन जो तुम्हारा पुराना लेटर है उसको ना जमा करें, वो साथ में ले जाएंगे क्योंकि आपने वो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, दूसरा एक वैसा बनवा ले तो अच्छा है। अगर आपका मान लो दूर है ऑफिस वगैरह, कहीं नहीं जा सकते बेंगलोर चेन्नई वगैरह, तो आप मेल करो वहाँ से, वो लोग बहुत जल्दी बना के भेज देते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद में आप वो भी नहीं लिखवा पा रहे हो, कई एजेंसियां हैं वो सैलरी नहीं मेंशन करती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो मिनिमम 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लेके जाओ। जितने दिन आपने चाहिए तो कम से कम पूरी, लेकिन ना पूरी तो मिनिमम 6 माह की आपने जिस ड्यूरेशन का काम कार्यावधि दिखाया है उस बीच का आपका जो है मिनिमम 6 महीने का वेतन पर्ची आपको लेके जानी है। ठीक है, अगर वेतन पर्ची भी नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, आप क्या करो फिर बैंक स्टेटमेंट्स लेके जाओ, अगर आपका जो है सैलरी खाते में आया हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर मान लो आप कहते हो कि नहीं सर हमारा तो मतलब छोटी कंपनी थी, ठेकेदार थे, हाथ में हमारी सैलरी देते थे। ठीक है, अभी क्या करो उनसे जाके एक सैलरी सर्टिफिकेट बनवा लो कि हाँ ये इतने से इतने दिनों में इन्होंने हमारे यहाँ काम किया, वहाँ पे हमारा वेतन ये था। ठीक है, अब वो बीच में कम मिला ज़्यादा मिला और डजन मैटर, उससे नहीं मैटर करता है, वो भी हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं वो हमें तो रजिस्टर पे लिखवाते थे, हमें 6,000 रुपये देते थे और साइन करा लेते थे। ठीक है, तो अब क्या करो 6 माह की या 7 माह की या 10 महीने की या 36 महीने की
जितनी भी पॉसिबल हो आप मैक्सिमम चीज़ें अपने पास रख लो, वहाँ से फ़ोटोकॉपी करा के वो लेके जाओ कि सर मुझे इन हैंड सैलरी मिलती थी, जिसका ये डिटेल्स है, वही खाता है, ये रजिस्टर्ड कॉपी में लेके आया हूँ। ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, आप आयोग के सामने रखोगे तो वो चीज़ें मानेंगे, आप लोगों को बाहर नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं अनुभव के बारे में। तो मेरे पास 3 अनुभव पड़े हैं, मैं तीनों अनुभव आप लोगों को दिखाता हूँ, साझा करता हूँ आपके बीच में, ठीक है। अब देख सकते हो मेरे पास एक अनुभव ये पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का है, मतलब ये कंपनी का है। तो कंपनी के केस में देख सकते हो ये जो है, कंपनी के केस में देख सकते हो ये जो है, इसमें जीएसटी नंबर मेंशन है, ठीक है। कंपनी का नाम लिखा है, मैंने नाम वगैरह हाइड कर दिया, वेतन लिखा था, कब से कब तक, ये अनुभव हो गया। जैसे ये एक फर्म का है तो इसमें जीएसटी नंबर मेंशन है, सारा कुछ डिटेल है, डेट वगैरह। हाँ एक चीज़ और है, अगर आप में किसी में पत्रांक संख्या नहीं लिखी, रेफरेंस नंबर नहीं लिखा है, इशू डेट वगैरह नहीं लिखी, तो आप उसको लेके परेशान ना हो। ये चीज़ें कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप में कोई इशू डेट नहीं लिखी है या इशू डेट बाद की लिखी है या पहले की लिखी है, उससे नहीं मतलब है। आपने जो अपलोड किया था वैसा वो लेके जाइए, ठीक है, वही माना जाएगा आपका। कई लोगों में क्या हो, कहते हैं कि सर मेरे में रेफरेंस नंबर नहीं लिखा है, पत्रांक संख्या नहीं लिखा है, ठीक है यार, वो डिस्पैच नहीं किए होंगे। गवर्नमेंट चीज़ों में क्या होता है, रेफरेंस नंबर डालते हैं, डायरी नंबर डालते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, डिस्पैच करते हैं, फिर वो बाई डाक से एक प्रोसेस से भेजते हैं। कई बार क्या होता है, हैंड टू हैंड आपको लेना होता है, तो वहाँ डिस्पैच नंबर की ज़रूरत नहीं होती, रेफरेंस नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके अनुभव में डिस्पैच नंबर नहीं पड़ा है, एक्सपीरियंस रेफरेंस नंबर नहीं पड़ा है, डेट नहीं पड़ी है, मतलब कब आपका अनुभव बना है, तो आप परेशान ना हो। लेकिन आपकी डेट जो है, कार्य अवधि की डेट वो होनी चाहिए। इसके लिए कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयोग ने ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को बताया है कि हमारा एक्सपीरियंस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें इस चीज़ का भी कोई जिक्र नहीं किया था कि हमारा ये कोड होना चाहिए या रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ये नहीं। बस नियमावली हमारी ये कह रही है कि हमारा नेचर ऑफ वर्क लिखा होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए, सैलरी मेंशन होनी चाहिए, और फर्म जो है उसका 1010 जीएसटी, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो जो चीज़ें नियमावली में हैं वो आप शर्तों को पूरा करो, ठीक है। लेकिन अब आयोग कह रहा है तो आप लोगों को देना पड़ेगा, मतलब दे दो। बाकी अगर आप थोड़ा सा अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको जाके समझाओ कि सर ऐसा नहीं होता है, इससे कोई असर नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं दे रही कंपनी, तो उसके लिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने लेवल में समझा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फर्म का। अब दिखाते हैं, एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने क्या है, बीटेक वाले जो लड़के होते हैं उनका क्या होता है, वो बीटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज से बनवा लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक के कॉलेज में क्या होता है, यहाँ पे जीएसटी नंबर या टिन नंबर या टैन नंबर तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो वहाँ क्या होता है, जैसे यूपी से बनवा रहे हो तो यूपी का बीटी कोड होता है, ठीक है, वो एक लेटर हेड पे लिखा होगा, जो कॉलेज कोड होता है। जैसे ये यूपी बीटी कोड है 467 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉलिटेक्निक का अगर एक्सपीरियंस है, बीटेक वाले लोग क्या है पॉलिटेक्निक से बनवाते हैं, डिप्लोमा वाले भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाए होते हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वगैरह में, वर्कशॉप में वो भी, उनके में भी क्या होता है कि कॉलेज कोड वगैरह नहीं होता, लेटर हेड वगैरह पे चीज़ें मेंशन नहीं होती। लेकिन क्या है, अगर नहीं मेंशन है, अगर आयोग वाले कह रहे हैं, तो उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रिक्वेस्ट करो, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपको 10 दिन का समय दे रहे हैं, आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करो, बनवा के दे दो। क्योंकि क्या होता है, लेटर हेड्स पुराने होते हैं, ठीक है, लेटर हेड्स चेंज नहीं करते हैं, उस पर कभी बीटी कोड लिखा है, कभी नहीं लिखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से ऐसा इशू आता है। तो ये हो गया पॉलिटेक्निक के केस में, ठीक है। पहला मेरा अनुभव मैंने आप लोगों को इंडस्ट्री का दिखा दिया, दूसरा बीटेक वाले जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज का बनवाते हैं, वो हो गया, मैंने वो दिखा दिया तुम लोगों को, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं आईटीआई का, जिन्होंने टीचिंग का बनवाया है, उनमें क्या समस्या है। उनमें कोई समस्या नहीं है। अब जैसे कि कई लोगों में क्या हुआ है कि आयोग वाले कहते हैं कि मुझे जीएसटी नंबर की जगह आपका आईटीआई का कोड चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हो स्टेट कोड, ये आईटीआई का है, प्राइवेट आईटीआई, जिसे 3278 ये प्राइवेट आईटीआई का कोड है, ठीक है। ये डीजीटी एफिलिएशन कोड है, ठीक है। ये चीज़ें लेटर हेड पर लिखी होती हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट प्राइवेट आईटीआईज जो होती हैं उनके लेटर हेड पर लिखी होती हैं। लेकिन क्या करते हैं प्राइवेट आईटीआई वाले लोग कि पुराने लेटर हेड को फोटोकॉपी करा के काम चलाते रहते हैं, ठीक है। वो लेटर हेड दोबारा से चेंज नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो कई सारे लेटर हेड्स पे क्या होता है, डीजीटी का कोड या स्टेट कोड्स नहीं लिखा होता है। तो आप वहाँ जाओ, अगर आयोग में आपसे बोलते हैं कि आपके ऊपर स्टेट आईटीआई का कोड नहीं लिखा है, डीजीटी का कोड नहीं लिखा है, तो आप बोलो कि सर ये कोई नेसेसरी तो है नहीं, ठीक है, बाध्य नहीं कर सकते इसके लिए।
लेकिन अब आयोग है तो कह रहा है तो हमें करवा के देना पड़ेगा। बाकी निमोली हमें ऐसा कुछ नहीं कह रही। तो आपके अगर ITI का टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग ये देख लें, एक हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका DGT कोड या स्टेट कोड दोनों में से कोई एक चीज़ लिखी होनी चाहिए, तब भी आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, मतलब जो आयोग वाले मांग रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये कोई इसकी बाध्यता नहीं कि हाँ ये होना ही चाहिए आपके लिए टेट पर जो है। अब बात आती है रेफरेंस नंबर, इसमें देखो कुछ नहीं लिखा है, डेट है, डेट आपकी पड़ी है तो ठीक है, नहीं पड़ी तो नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस वाला मैटर आप लोग समझ गए होंगे। मैंने तीनों एक्सपीरियंस दिखा दिया, ITI का अनुभव मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, और पॉलीटेक्निक वाले केस में, पॉलीटेक्निक के लड़के हैं कई सारे, उनके केस में यही था समस्या, तो उनको भी मैंने दिखा दिया कि इसमें BT का कोड लिखा होगा, UP कॉलेज से बनवाया आपने, अगर अदर का बनाया तो अदर का जिस बोर्ड से एफिलेटेड होगा वहाँ का बोर्ड का वो चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, जहाँ पे होगा वो लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट आ गया हमारा ये, यहाँ पे जो है अनुभव प्रमाण पत्र देख सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन का मैंने दिखाया, इसमें भी हमने दिखा दिया GST 10 वगैरह लिखा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब अनुभव वाली समस्या आप लोगों की दूर हो गई होगी। मैंने अनुभव में बता दिया, आप लोगों को सैलरी नहीं मेंशन है तो आप मेंशन करा लें। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आपके पास सैलरी नहीं मेंशन करा सकते तो आप 6 माह का आपको क्या ले जाना है, अपना जो है सैलरी स्लिप ले जानी है, पे स्लिप वगैरह ले जानी है, लेकिन वही ले जानी है जब का आपने अनुभव लगाया हुआ है। ठीक है, वो भी नहीं तो आप स्टेटमेंट लेके जाना, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, वो हो गया। लेकिन वो अपने पास से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, शॉर्ट लिस्टिंग की फाइल जो है आयोग में जो DB कर रहे हैं उन लोगों के पास पहले से मौजूद है। और आप में जैसे वेतन में कमी थी, सैलरी एक्सपीरियंस में कमी थी, डिग्री डिप्लोमा में कमी थी, जिस चीज़ में आपकी कमी है वो कमी वहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ है, वही चीज़ों को देख के वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम, जैसे किसी का माता पिता का नाम गड़बड़ है। ठीक है, माता पिता का नाम गड़बड़ है तो श्रुति है, जैसे कुमारी है, कोई लड़की उसके नाम में कुमारी लिखा है, लड़का है उसके पिता के सरनेम में है, या कहीं किसी के नाम में स्पेस है, किसी के नाम में स्पेस नहीं है, या कोई एक आधा लेटर गड़बड़ है, तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आपको 4 लाइन लिखवा ली जाएंगी कि जो है मेरा ये नाम था लेकिन इसकी जगह ये इस नाम को सही माना जाए, बस। और अंतिम निर्णय जो है आयोग का मान्य होगा, आपका साइन करा लिया जाएगा, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अभी एक समस्या आ रही है, जो हमारी मैरिड हैं महिलाएं, उनके लिए जाति निवास संबंधी प्रकरण जो है काफ़ी क्रिटिकल मुद्दा है। इस पर मैं बता देता हूँ मायके वाला सिस्टम क्या है। तो मायके की रिपोर्ट में क्या है एक्चुअली, जैसे आपकी शादी हुई है, मान लो 10 साल 15 साल हो गए हैं, कई सारी जो महिला मित्र हैं अपने भर्ती में, जिनके पुराना हो चुका है 2015 का, 16 का, कभी का आपका रखा हुआ है, तो वो आप आयोग में दे दो। ठीक है, उसके बाद आप 10-15 दिन में आप लोग बनवा लो। बनवाना है, अगर कैसे बनवाना है, नहीं बन पा रहा तो उसका मैं बताता हूँ आपको। पुराना वाला लेके जाइए आप अपनी तहसील, यानी कि अपने मायके लेके जाइए, तहसील में अपने लेखपाल से मिलिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। मैं एप्लीकेशन जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, मैटर क्या लिखना है उसका। ठीक है, वो एप्लीकेशन लेके और उस निवास की फ़ोटोकॉपी लगा के उसकी एक आख्या लगवाइए। अगर निवास है तो निवास के केस में क्या SDM लगाता है, अगर ये जाति वगैरह है तो उस केस में क्या है वो तहसीलदार लगाता है। ठीक है, तो तहसीलदार से और SDM से, और जो कंसर्न लेखपाल होगा आपके गांव का इस समय, वो क्या करेगा, आपको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये पिताजी इनके थे, इनकी ये पुत्री हैं। ठीक है, वो वहाँ पे एक लाइन लिख के आख्या लगा के दे देगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, और आपका जो है पिता पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो पिता पक्ष का आप लोग दे दोगे जल्दी से जल्दी, तो ज़्यादा प्रोविजनल नहीं लगेंगे, तो रिजल्ट आने में आसानी होगी। जो भी हमारी महिला मित्र हैं उनके लिए ये है। अगर आपका फिर भी नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करो, नहीं दौड़ना चाह रहे हो तो आपके नज़दीकी जो CSC सेंटर वाले हैं उनसे मिलो, वो सारे काम आपके करवा देंगे। मैं खुल के नहीं बता सकता, वो सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। वो सारी समस्याओं का जो है, आपकी जो है माइका वाली समस्या जो है, वो लोग सब सॉल्व कर देंगे। आप लोग उनसे मिलो जाके, नज़दीकी जो है जनसेवा केंद्र संचालक हैं उनसे समस्या बताओगे, थोड़ा सा एक्टिव होंगे वो, तो सारी चीज़ों को सही करा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर उस केस में भी नहीं हो रहा तो एक जुगाड़ू काम मैं बता रहा हूँ, ये लीगल नहीं है, मतलब अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप क्या करो, अपने मायके से ऑनलाइन कर दो पिता के नाम से, लेकिन एड्रेस आप अपने ससुराल का भी भर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पिता का नाम आपका लिखा होगा उसमें, और एड्रेस आपका ससुराल का भी होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एड्रेस यहाँ कोई वेरीफाई नहीं हो रहा, ना आधार कार्ड आपका देखा जा रहा है। ये तो मैंने आपको जुगाड़ू काम बताया है, आप इस पर अमल करें ना करें, मैं वो एक बता रहा हूँ, आपका मायके का हो जाएगा, बस पिता पक्ष का देखेंगे, वो एड्रेस मान लो यहाँ का हो जाएगा, लेकिन ये काम आप ना करें, आप डायरेक्ट जाके बनवा लें, सब कुछ होता है यूपी में। आप मैंने बताया ना, जैसे CSC जनसेवा केंद्र संचालक से मिलें, वो आपकी समस्याओं को दूर करेगा, और 10 से 15 दिन में आपका काम हर हालत में करवा देगा, वरना 3 से 4 दिन में नॉर्मल केस में आपका जो है जाति निवास बन ही जाता है। ठीक है, तो ये मायका वालों के केस में ऐसी चीज़ें हैं। नहीं बन पा रहा तो सीधा क्या है, पुराना आपके पास है तो वो लेके जाइए, और सीधा लेखपाल से बात करिए, वो आख्या लगवा देगा, जो कुछ खर्चा पानी थोड़ा बहुत लेगा वो कर देगा। ठीक है, और आख्या का एक पेज उसके साथ में अटैचमेंट करके वो वहाँ दे दीजिए। ठीक है, वो लिख देगा इनका ये पता था, उसकी जगह ये सही माना जाए। ठीक है, अब बात करते हैं EWS के केस में। तो EWS के केस में सबको पता है कि जो है 21-22 सेशन का हमारा EWS चाहिए। ठीक है, 21-22 सेशन का हमारा EWS चाहिए, इतना काफ़ी है। उस पर बस क्या है, कोई और राइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से मत उसमें सेशन वगैरह काट लो, वरना पकड़े जाओगे और हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, आख्या लगवाते फिरोगे, आख्या भी नहीं लग सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप ना करें। दूसरा क्या होता है, अगर आपने EWS भरा हुआ है, तो मैं खुद ही जनरल कैंडिडेट हूँ, मैं बता दूँ, मैंने तो खैर नहीं भरा था, मेरे साथ एक लड़का आया था जिसने EWS यस किया होगा, पेट। तो क्या कर रहे हैं, ये पेट के फॉर्म से EWS को उठा रहे हैं। तो अगर पेट में आपने EWS यस किया हुआ है, ठीक है, तो आपसे EWS मांगा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो आपने पेट में नो कर दिया है, इंस्ट्रक्टर में यस कर दिया है, और उसमें लिस्ट में नहीं EWS शो कर रहा है, तब भी आप उनको बोलो कि सर मेरे पास EWS है, मैंने इंस्ट्रक्टर के फॉर्म में ये EWS किया था, मैं EWS कोटे में ये वैकेंसी देखना चाहता हूँ। तो आपसे क्या करेंगे, जो आपका एक टोकन फॉर्म होगा, उसके पीछे बैक साइड में 4 लाइन लिखवा लेंगे कि श्रुति बस फॉर्म भरते समय मैंने जो है EWS वाले कॉलम में EWS की जगह नो कर दिया था, वर्तमान में मेरे पास EWS मौजूद है, मैं EWS प्रोसेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्टर में भरा है, पेट में नहीं भरा था, लेकिन जो डेटा उठा रहा है वो पेट से उठा रहा है, तो वहाँ पे लिखवा लेंगे कि मैं EWS प्रोसेस में मुझे गिनती किया जाए, अंतिम निर्णय जो होगा माननीय आयोग के अधीन होगा, आपके साइन करवा लेंगे। ये हो गया, आपके पास उसमें यस था, इसमें पेट में नो था। अगर यही इसके अपोजिट जाओगे आप, पेट में आपने EWS यस कर दिया है और इंस्ट्रक्टर में नो किया है, ठीक है, आपके पास EWS नहीं है, तो आपसे लिखवा लिया जाएगा कि श्रुतिवश मैंने जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में मैंने जो है EWS यस कर दिया था, वर्तमान में मेरे पास जो है EWS फॉर्म EWS सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाए। ठीक है, ये लिखवा के फिर एक लाइन और नीचे लिखवा ली जाती है कि अंतिम निर्णय माननीय आयोग के अधीन होगा, और तुम्हारे साइन और डेट करा लिए जाते हैं। ये तो हो गया EWS का चीज़ें, सारी चीज़ें मैं डीप में बता दिया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये EWS का मैटर हो गया। ठीक है, अभी बात करते हैं हम ओवरलैप संबंधी चीज़ें। जैसे ओवरलैप संबंधी, मान लो आपने डिप्लोमा कर लिया 2015 में, ठीक है, और आपने CITS कर लिया है 15 और 2 कितना हो गया 17, आपने CITS कर लिया 18, इनकेस आपने अनुभव लगा दिया 3 साल का एक साथ का, 15 से 18 का, जबकि 18 में आपने CITS भी किया है, 18 में आपने डिप्लोमा भी किया है, 18 में आपने अनुभव भी लगा दिया है, तो उस केस में क्या है, आप उनको बताओ जाके कि सर इसमें ओवरलैप हो गया है, लेकिन अनुभव चाहिए डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को 2 साल का। आपने क्या किया, एक सेशन गलत कर दिया है, सेशन मतलब बस वहाँ पर आपका जो है ओवरलैप में केवल ईयर ही गलत होगा, तो आप बच जाओगे। अगर मंथ भी ओवरलैप कर रहा होगा तो आप नहीं बचोगे, तो आपने गलती से नहीं, आप जानबूझ के ये किए हो। ठीक है, मान लो अगर आपका ईयर ओवरलैप है, तो वहाँ पे आप बच सकते हो कि आप बता दोगे कि सर मैंने जो है श्रुति वर्ष 2018 17 की जगह 2018 अंकित हो गया है, मेरा जो है 2017 अनुभव में माना जाए, तो वहाँ पे आपके साथ समस्या नहीं होगी, 2 लाइन लिखवा ली जाएगी आपसे कि आपने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है,
अनुभव के केस में भी यही, अगर आपकी सैलरी नहीं मेंशन है या कुछ भी नहीं मेंशन है, आप दोबारा से अपना नया वेतन, नया जो है अनुभव दे रहे हो साथ में अटैच करके, तब भी आपसे एप्लीकेशन लिखवा लिया जाता है कि मेरा जो अपलोड करते समय जो है, जो हमने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया था जिसमें हमारा जो है वेतन नहीं दर्ज था, अभी हमने सही करवा के नया जो है अनुभव प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। लास्ट में यही लाइन लिखवा लेते हैं, अंतिम निर्णय जो है आयोग के अधीन होगा, साइन करवा के जमा करवा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं एनटीसी होल्डर से संबंधित WCS ED वरीयता संबंधी प्रकरण, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो ITI होल्डर हैं जिन्होंने क्या किया है, मैथ और ED में फॉर्म भर दिया है। एक दोस्त मुझे आयोग में मिले थे, मुझसे बहस करने लग गए कि मैं तो मैथ ED में हूँ और मुझे एलिजिबल किया है तो मैं मैथ ED में प्रेफरेंस ज़रूर भरूँगा। तो हमने कहा दोस्त, जब वैकेंसी ही नहीं है तो आप प्रेफरेंस भर के क्या करोगे? बोले नहीं मैं भरूँगा क्योंकि ITI उसके लिए मांगा था। तो हमने कहा ठीक है, अब नियमावली देखो। तो उन्होंने मुझे नियमावली देखी तो हमने कहा हाँ ठीक है, इसमें तो लिखा हुआ है ITI ट्रांसफर सिविल या ट्रांसफर मैकेनिकल ITI वाले जो है मैथ ED में अप्लाई कर सकते हैं, ये नियमावली में लिखा हुआ है। ठीक है अपनी, मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर फिर भी वैकेंसी ही नहीं है ITI की, 0 हैं, फिर क्या करोगे? तो बोले नहीं मैं तो भरूंगा। तो हमने कहा ठीक है, आप स्वतंत्र हैं सर, आप जाइए भरिए, मुझसे बहस मत करिए। तो खैर वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं सर वैकेंसी नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो भी जेन्युइन बात कर रहे थे, अलग नहीं कर रहे थे। और मैं भी मतलब जो चीज़ें जानता हूँ जिन चीज़ों के बारे में, मैं उसी पे कमेंट करता हूँ वरना नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने देखा, मुझे चीज़ें सही लगी। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप प्रेफरेंस फॉर्म भरिए जाके। ठीक है, तो उन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म जो है भरा होगा या नहीं भरा होगा दोस्त, अगर आपने भरा है तो आप कमेंट करना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे टेलीग्राम पे भी हैं और काफ़ी मुझसे सीनियर भी थे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर जो है आप मत भरिए, क्योंकि जो है आप भरने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उनकी DMM ट्रेड थी, उन्होंने ड्राफ्टिंग मैकेनिकल से थे वो। तो मैंने उनको समझाया था। ठीक है, बाकी ITI होल्डर मेरे ख्याल से मेरे जानने वाले 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, ED मैथ में भी फॉर्म अप्लाई किया है, वो एलिजिबल भी हैं, उनके लिस्ट में प्रेफरेंस फॉर्म में भी आया हुआ है वरीयता क्रम में। ठीक है, आप वरीयता क्रम में भर दो, कोई इशू नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आपका आया हुआ है और शॉर्ट लिस्टिंग में आप हो, एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन जब वहाँ जाओगे ना आपके पास, तो वहाँ वो शायद कम कर दें आपको, अगर लिस्ट से मैच करेंगे तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होगे, रिमार्क्स में लिखा होगा। ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको प्रेफरेंस भरना है ITI होल्डर्स को मैथ ED में या नहीं। लेकिन मैं 100 की सीधी एक बात बताता हूँ, ITI होल्डर्स के लिए 0 वैकेंसी हैं। तो 0 वैकेंसी हैं तो भरने ना भरने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं। बाकी मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आपको भरना है भरें, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जब आयोग जाएंगे आप लोग DV कराने के लिए, तो मैं DV पे चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जाएंगे DV कराने के लिए, तो जो हम अपन लोगों को वो मिला हुआ है, एक प्रपत्र मिला हुआ है पूरा 5-6 पन्नों का, 6 पेज का जो है, 6 हमारे पास फॉर्म है। एक पहला जो है अभिलेख परीक्षण वाला एक टोकन फॉर्म है। जैसे ही जाओगे तो आपको गार्ड्स वो चेक करेंगे, रोल नंबर मैच करेंगे, अंदर भेजेंगे आपको तृतीय तल पे, परीक्षा भवन वाले में, तृतीय तल पे पिकअप भवन में जो परीक्षा भवन है उधर तृतीय तल पे आपको भेजेंगे। वहाँ पे 3 टेबल बनी हुई हैं ABC। ठीक है दोस्तों, ABC जो कि आपका टेबल जो है शेड्यूल नीचे लगा हुआ है, वो टेबल शेड्यूल जो है आप लोग नीचे से देख के जाएं किस टेबल पे आपका DV है। 20-20 करके जो है 20 एक टेबल पे, 20 एक टेबल पे, 20 एक टेबल पे। ठीक है, 60 कैंडिडेट को सुबह, 60 कैंडिडेट को शाम को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 20-20 करके हर टेबल पे। पहले एक बंदा था, लेकिन अभी हर टेबल पे 2 से 3 जो है आयोग के लोग लगे हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपका जो है सारा फॉर्म वगैरह भरवा देते हैं। वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है स्टाफ है, फॉर्म भी भरवाने में मदद करेगा, सारी चीज़ें कैसे भरनी, क्या करना, सब चीज़ें वो लोग बता देते हैं, एक एक चीज़। ठीक है, वो वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें बता देते हैं। उसके बाद आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला क्या रखना है ध्यान, आपको बायोमेट्रिक ज़रूर करानी है, इरेस जो है आपकी स्कैन होगी आँखें। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, आपको क्या करना है, चलते टाइम लिस्ट पे साइन ज़रूर करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो ज़रूर करनी है, बाकी काम उन लोगों का है, वो लोग आप लोगों से करवा ही लेंगे। ठीक है, पर ये 2 चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो आपको देंगे एक, जब जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एक टोकन फॉर्म। टोकन फॉर्म में क्या आपको भरना होगा, आपका डेट भरनी होगी, रोल नंबर भरना होता है, आपका नाम भरना होता है,
नंबर ऑफ ट्रेड्स भरनी होंगी आपको, कितनी ट्रेड्स में आपने अप्लाई किया है वो ट्रेड्स भरनी होंगी। फिर ऊपर सेकंड नंबर पे जैसे ही नीचे बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको CITS की डिटेल भरनी होगी, मतलब CITS में कितने नंबर थे, 1200 का जिसे था तो 1200 में कितने नंबर आपने पाए, और टोटल ऑल ओवर परसेंटेज क्यों वो लिखवा रहे हैं, ताकि वो आपको जो है 80-20 करने में आसानी होती है, इसलिए डबल डबल वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे तुम, वहाँ पे आपको जो है आरक्षण संबंधी चीज़ें हैं, SC ST WC OBC वगैरह अगर है तो उस पर हाँ पे वाले पे गोला करके सीधा नीचे बढ़ोगे। नीचे बढ़ते ही आपको क्या भरना है, अपना 10th की डिटेल भरनी है। 10th की डिटेल में क्या भरनी है, सबसे पहले आपको भरना होता है कक्षा 10 यूपी बोर्ड से पास किया आपने, कौन से ईयर में पास किया है वो, उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या थे, हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान जो भी हैं सारे सब्जेक्ट भरने हैं। सब्जेक्ट्स के बाद में क्या भरना है आपको, मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर भरना है। मार्कशीट नंबर आपके 10th में दिया होता है राइट कॉर्नर में ऊपर, और 10th का जो सर्टिफिकेट अगर अलग है तो आपका बॉटम में दिया होगा, ठीक है। अगर एक ही में है तो आपका दोनों चीज़ें वहीं दिया होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर, वो चीज़ें आप वहाँ से भर सकते हो। हाई स्कूल का, उसके बाद ITI का आपको भरना होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का भरना होगा, CITS है तो CITS का भरना होगा। ITI और CTI में मतलब NCBT है तो NCBT, SCBT है तो SCBT, NSC है तो NSC भरना होगा, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोमा है तो वही अपना जो बोर्ड BT वगैरह है वो भरना होगा। बीटेक है तो आपका बीटेक डिटेल भरना होगा, CITS भरना होगा, एक्सपीरियंस भरना होगा डिटेल, किस कंपनी से है वो, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें ब्रीफ में भर के उसके बाद में आपको कास्ट डिटेल भरनी होगी, किस कास्ट के, उसका अगर प्रमाण पत्र संख्या है तो वो उसका नंबर भरना होगा। उसके बाद में जारी करता, जैसे मान लो निवास है तो SDM करता है, जाति वगैरह है तो तहसीलदार वगैरह है, वो उसके कंसर्न अधिकारी के नाम वगैरह लिखना होगा, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करता, डेट कब का बना हुआ है, वो चीज़ें भरनी होंगी, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई क्वेरीज हैं तुम्हारे में, जैसे कोई रिमार्क्स वगैरह है तो उससे संबंधित वो चीज़ें नीचे बॉक्स में लिखवा लेते हैं आप लोगों से कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी चाहिए आप लोगों को, और जो निर्णय होगा आयोग के अधीन होगा, साइन करवा लेंगे। सबसे नीचे आ जाएंगे आप अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के पूरा पता के साथ, वहाँ पे आपका जो है टोकन फॉर्म कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। टोकन फॉर्म के बाद में क्या करना होता है, आपको मिलेंगे प्रेफरेंस फॉर्म, प्रेफरेंस मतलब नंबर ऑफ ट्रेड, जितनी ट्रेड्स में आपने अप्लाई किया है वो प्रेफरेंस फॉर्म मिलेंगे। प्रेफरेंस फॉर्म में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन, उसके नीचे डेट डालनी होगी, जिस डेट में आपका DB है वो डेट मेंशन करें। उसके बाद नाम लिखेंगे, बाएं साइड में लिखा होगा आपका अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद रोल नंबर, फिर उसके बाद सीधा हम लोगों की नियमावली कॉपी कर दी गई है। जैसे फिटर है तो फिटर के सामने लिखा होगा डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, के साथ 1 वर्ष का अनुभव, सामने लिखा होगा हाँ या नहीं, ठीक है, अथवा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ 2 वर्ष का अनुभव, ठीक है, AICTE अप्रूव्ड जो कुछ है उसके सामने लिखा होगा हाँ या नहीं। फिर नीचे लिखा होगा अथवा NTC NSC संबंधित विषय में, ठीक है। उसके बाद में लिखा होगा साथ में 3 साल का अनुभव, फिर हाँ या ना आगे। फिर नीचे लिखा होगा अनिवार्य आहारत्या में CITS इन जो भी आपकी ट्रेड है उसमें लिखा होगा रिलेवेंट वगैरह करके, फिर आगे हाँ या ना। तो जो तुम्हारे पास जो क्वालिफिकेशन है, ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके सामने हाँ वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं वाला काट देंगे, सीधा नीचे आएंगे, अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, बस ये प्रेफरेंस फॉर्म में इतनी चीज़ें भरनी है। अब जितने तुम्हारी ट्रेड्स हैं उतने प्रेफरेंस फॉर्म भरने हैं तुमको, ठीक है, ये हो गया। अभी तुम्हारा जो फॉर्म कैसे भरना है, जो DB वाला जो इंडेक्स फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, अटेंशन फॉर्म है, मार्कशीट फॉर्म है, ये सारी चीज़ तो मैंने वीडियो में पिछले आप लोगों को बता दी कैसे भरना कैसे नहीं भरना, उसमें दिया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है उसमें, कैसे भरना कैसे नहीं भरना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। ऑर्डर में सबसे पहले कैसे लगाना, आप लोगों को सबसे पहले लगाना है आपका टोकन, जो बायोमेट्रिक होगा वो सबसे ऊपर लगेगा। उसके बाद में लगेगा आपका टोकन फॉर्म, जिसमें हमारा चेकलिस्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, टोकन फॉर्म को चेकलिस्ट फॉर्म बोलते हैं उसको, चेकलिस्ट फॉर्म हो गया। चेकलिस्ट के नीचे लगेगा आपका प्रेफरेंस फॉर्म। ये सारे प्रेफरेंस फॉर्म जितनी टाइप में आपने फॉर्म भरा उतने सारे वो मिलेंगे, उन सबको भर के लगाना है सीक्वेंस से। उसके नीचे आपका जो हम लोगों ने एक घोषणा, ये जो DB फॉर्म डाउनलोड किया है 6, इसमें से एक आता है प्रेफरेंस फॉर्म निकलेगा, वो वाला उसके नीचे लगाना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको अटेंशन फॉर्म लगाना है, इंडेक्स फॉर्म लगाना है, इंडेक्स के बाद में मार्कशीट वगैरह लगानी है, देशना पत्र लगाना है, ये सारी चीज़ें लगा के
उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आपका हाई स्कूल, ITI डिग्री, डिप्लोमा, जो भी चीज़ें आपने अपलोड की हुई थी वही लगेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा की जिसे सारी मार्कशीटें अपलोड की हैं तो सारी लगेंगी, अगर फाइनल ईयर अपलोड की है तो फाइनल ईयर की लगेगी। CITS की अगर आपकी फाइनल ईयर की अपलोड की है तो फाइनल ईयर की लगेगी। ठीक है दोस्तों, अगर उस समय आप नहीं दे पाए थे तो आप दिखाओगे कि हाँ सर उस समय मैं नहीं दे पाया था, ये लगेगा। बाकी करंट की चीज़ों में क्या है, करंट की चीज़ों में आपको कुछ नहीं देखेंगे ना लगेगा। गवर्नमेंट जॉब वालों का बस NOC वगैरह का सीन है, NOC पे चर्चा करेंगे, पहले इन चीज़ों पे हो जाए। ठीक है, तो वो क्या है वहाँ पे आपको देना ही देना है इतनी सारी चीज़ें, जो भी आपने अपलोडिंग के समय दिखाया है वही चीज़ें चाहिए, अलग से उनको कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड नहीं चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिए, ना आपकी फ़ी रिसिप्ट चाहिए, ना एडमिट कार्ड चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी सहूलियत के लिए फॉर्म रख सकते हो अपने साथ, सारी चीज़ें। मान लो कहीं विशेषज्ञ के पास आपको भेजा जाता कि इनके में एज कमी है, तो वहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं, आपको सॉर्ट आउट करेंगे, वो डिपार्टमेंटल हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, सारी चीज़ों को वो कोऑपरेट करके बोलते हैं हाँ ठीक है करो। उनको डाउट्स होता है तभी वो विशेषज्ञ के पास भेजते हैं, नहीं तो नहीं भेजते हैं। ठीक है, ये इतनी कहानी है। ठीक है, इसकी DV की मैंने जो बता दिया, सारा लगा के सारा पर सेल्फ अटेस्ट करके उनको दे देना है। वो सारे ओरिजिनल एक एक तुमसे मिला लेंगे। मिलाने में क्या, नाम वगैरह डेटा वगैरह देखते हैं, सारी चीज़ों को मैच कर लेते हैं, सारी चीज़ें सही हैं, फिर आपसे बोलेंगे ओके है और साइन करा लेंगे लिस्ट पे, आपका DB हो गया, आप जा सकते हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार करें, फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसके लिए वीडियो के एंड में बताएंगे दोस्तों, बने रहें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं वरीयता क्रम में भरने के लिए मार्गदर्शन। तो वरीयता क्रम में दोस्तों मैंने पहले बताया था, जो भी हमारे मैकेनिकल के दोस्त हैं, मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, आप लोग अपनी जो है मैकेनिकल की सीट्स, जो ट्रेड्स हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इनको पहले भरें, मैथडी सबसे लास्ट में भरें। रीज़न क्या है, क्योंकि 528 बच्चे हैं मैकेनिकल के, जैसा कि मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 494-95 या लगभग 500 के करीब सीट्स हैं, मतलब जो डेटा में एग्जैक्ट तो नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मैकेनिकल का नहीं हूँ, तो एक मैं मोटा मोटी अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी ट्रेड्स नहीं भरेंगे दोस्त तो आपकी मैकेनिकल की सीट्स खाली चली जाएगी। ठीक है, आप लोग चलो नौकरी सबको मिली जाएगी, मैथडी में आ जाओगे आप, लेकिन जो मैकेनिकल की सीट्स बचेंगी उनका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग स्वार्थी ना बने, अपने सभी भाइयों का ध्यान दें, जो जिनके कम मार्क्स आए हैं, 20 नंबर हैं, 25 नंबर हैं, जिन जो आज 10 साल 15 साल से इस भर्ती में जुड़े हैं हम लोगों के साथ, या अपने साथ या CITS किए हैं, मान लो उनकी किस्मत है, उनको नौकरी मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा उनके बारे में भी सोचें। ठीक है, और मैथडी के बारे में सबको पता ही है क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग पहले अपनी टेट को प्रेफरेंस दें, मैथडी सबसे लास्ट में रखें। ठीक है, तो अच्छा होगा। बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी, मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी, लोगों को सबका भला करना है, इस वैकेंसी में सबका होना है, हमें भी नौकरी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी। बस ये कहने का मतलब है, वो सीट्स वैकेंट चली जाएंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा और उनका भी नहीं होगा। तो आपका मान लो हो जाएगा, उनका नहीं होगा, तो वो भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि सबका होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोग जुड़े हैं, यहाँ तक आए हैं, तो कोई मेरे ख्याल से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रेफरेंस के संबंधित चीज़ें हैं। अपनी ट्रेड में सबसे पहले भरें जिस स्टेट से आपने CITS किया है, बस यही रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी भरें, मैं तो कोई आयोग तो हूँ नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मित्रता के नाते। ठीक है, तय तिथियों में अनुपस्थित, अभी बात करते हैं। जैसे बिहार में 29 तारीख को लोगों का क्या है, फाइनल रिजल्ट आया है, सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका DB लगा हुआ है। ठीक है, अब वो लोग क्या चाह रहे हैं कि 29 को, यहाँ कुछ लोगों का DB भी है, या 30 को है, किसी भी दिन है, या किसी कारणवश अन्य कारणवश क्या करता है उनका DB छूट जाता है। तो उनको क्या करना है, आपका DB चलो छूट गया, क्या करो आप विदिन 1 वीक के अंदर आप क्या करो, आके आयोग में जाके पंचम तल पे एक एप्लीकेशन देना है, बताना है कि सर मेरा फला डेट में DB था, किसी कारणवश मैं DB में अनुपस्थित रहा, अतः आपसे निवेदन है कि हम जो है लास्ट डे में, जो है सेकंड मीटिंग में, जिस दिन हमारा लास्ट DB है, मेरे ख्याल से 24 तारीख को लास्ट DB है, उस दिन जो सेकंड पाली है, 18 लोगों का DB है, 18 लोगों के साथ जो भी अनुपस्थित कैंडिडेट होंगे उनका जो है DB होगा। जो भी हमारे भाई बहन मित्र हैं जो छूट जा रहा है जिनका DB, वो लोग क्या करने हैं, अगर DB उनको कराना है और वो पूर्व में सूचना दे दें, पंचम तल पे जाके एक एप्लीकेशन दे दें,
और आखिरी वाले दिन जो है वो इवनिंग में मतलब सेकेंड मीटिंग में आप जाकर अपना जो है डीबी करवा सकते हैं। इस संबंध में मैंने पूछा भी था, उन्होंने भी यही बताया। बाकी आप लोग खुद जाके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और करवा सकते हैं, ठीक है। अभी एक लास्ट पॉइंट बात करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट एरर अपलोडिंग के समय जैसे एरर हो जाता है। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के समय एरर का मतलब जैसे कि मान लो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, ठीक है, आपका नेट नहीं चला या सर्वर हैंग हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग के समय में क्या हुआ, प्रिंट नहीं हो पाया आपका। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट आपने अपलोड की, प्रिंट नहीं हो पाई वो, फिर भी क्या किया आयोग ने, आपको कंसीडर किया, एग्ज़ाम में बिठा लिया, ठीक है। ये महानता समझो, मैं सचिव सर की ग्रेटनेस समझो, जो भी है, उनको तुम्हारा डॉक्यूमेंट नहीं मिला, उसके बावजूद भी आपको वो एक परीक्षा में बिठा लिए मान लो, ठीक है, औपबंधिक रूप से। अभी क्या है, आप जाओगे तो उनके पास वो तुम्हारी जो है ब्लर फोटोकॉपी या साफ़ नहीं है या कुछ भी उसमें दिख ही नहीं रहा है, तो आप उनको दिखाओगे जाके, कह दो कि हाँ ये सर जो है हमारी ओरिजिनल है, इसका मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, तो आपसे क्या है एक वो लिखवा लेंगे, ठीक है, एक वो लिखवा लेंगे आपसे कि हाँ ये जो हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं मेरे हैं, और जो पूर्व में मैंने अपलोड किए थे वो भी मेरे थे, यही चीज़ मैंने अपलोड की थी, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ या करती हूँ। ये लिखवा के फिर लास्ट में लिखवाएंगे, अंतिम निर्णय माननीय आयोग का मान्य होगा, आपके साइन करवा लिए जाएंगे, और जो आप प्रस्तुत करना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आयोग को प्रस्तुत कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं एनओसी, जो हमारे भाई बहन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो एनओसी के लिए बात करते हैं, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्टिंग सर्टिफिकेट, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इनको एनओसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ एनओसी के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों तरह के एम्प्लाई होंगे जो इसमें हमारे फॉर्म भरे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, उन्होंने तो मेरे ख्याल से दिखाया ही नहीं होगा, उसमें एस किया ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई थे उन्होंने अगर यस कर दिया है तो उनको तो एनओसी देनी ही पड़ेगी दोस्तों, हर हालत में देनी पड़ेगी, वो नहीं बच सकते एनओसी से। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लाई हैं वो परेशान हो रहे हैं कि मुझे एनओसी देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अगर आपसे आपको एनओसी मांगेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनकी फ़ाइल वो लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है, उनकी फ़ाइल वो लोग अलग ही रख लेते हैं, वो पहले नाम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाला ये बंदा कौन है, कहाँ है, एनओसी लाए हो कि नहीं लाए हो। तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लाई हैं यस किया था उनसे एनओसी मांग रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लाई हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उसमें एस करने का, तो उनसे एनओसी का कोई जिक्र ही नहीं करेंगे। सीधा आप लोगों को क्या करना है, एक रिजाइन मारना है, उधर से एनओसी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो चुपचाप आके ज्वाइन कर लेना है, 100 की सीधी एक बात, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपने जो है दिखाया ही नहीं है, दिखाया क्या, उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं तो अच्छा है। बाकी अब जा रहे हो तो वहाँ खुद से जिक्र नहीं करना है कि हमारे पास सर एनओसी नहीं है, विभाग एनओसी नहीं दे रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। अपने आप कुछ नहीं कह रहा, आयोग जो कह रहा है वो चीज़ें साथ प्रैक्टिस करो और डीवी कराओ, चुपचाप निकल लो, आगे चीज़ें जो होंगी वो देखा जाएगा, ठीक है। एनओसी से संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की कोई दिक्कत नहीं, स्टेट गवर्नमेंट वालों जिन्होंने यस किया है उनकी एनओसी मांगी जा रही है, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, आई होप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और पूर्व में भी हम पीडीएफ फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताया जा चुका है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब देख सकते हो एक अनंत सर ने डाला था, ये चेक लिस्ट वगैरह फॉर्म है, इसमें एक सर सही निगाह से देख सकते हो, मैं बता देता हूँ। तो इसमें देख सकते हो सबसे पहले क्या है, टोकन फॉर्म मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा, टोकन फॉर्म मिलेगा, ठीक है। टोकन फॉर्म मिलेगा, जैसे ही जाओगे वो वाला दिखाओगे उनको, टोकन फॉर्म मिलेगा तुम लोगों को। टोकन फॉर्म के बाद अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा पत्र मिलेगा आयोग से, ठीक है, वो भरना होगा। आख्या वगैरह की जो प्रार्थना पत्र है वो लिखवाया जाएगा आपको। वरीयता क्रम में आपको अपनी टेट प्रेफरेंस जो सारी लगानी है, ठीक है। उसके बाद में समस्त जो है वरीयता क्रम जो है आयोग से ही मिलते हैं, एक एक करके बुलाया जाता कि आपका स्टेट में करके
आप ट्रेड का अपना अपना फॉर्म ले लो, आपका प्रेफरेंस फॉर्म आपके पास है, किस स्टेट में आपने फॉर्म भरा है, किस स्टेट में एलिजिबल हो, वो सारे आप प्रेफरेंस फॉर्म ले लेंगे। फिर सारी चीज़ें लाइन से लगानी है, आवेदन फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ पहले से ही, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें देख सकते हो, पर डिग्री डिप्लोमा या 12th की ज़रूरत ही नहीं है, 12th किसी का नहीं ले रहे हैं, बस बीटेक जो है वो 12th उनका लगेगा। बाकी अगर आपने 12th अपलोड किया है तो आपको देना पड़ेगा, नहीं किया है तो मत देना, ठीक है। यहाँ पे ITI डिग्री डिप्लोमा की बात करें तो आपने जो भी अपलोड किया है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपने 3 साल की मार्कशीट अपलोड की है तो 3 साल की ले जाओ, 1 साल की अपलोड की है तो 1 साल की ले जाओ, 1 साल से तात्पर्य है फाइनल ईयर की, ठीक है। CITS में आपने कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड की होगी तो ठीक है, नहीं की है तो अगर चारों कर दी तो चारों आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र में आपने जो अनुभव अपलोड किया है वो लेके जाना है, भले ही उसमें सैलरी मेंशन है या नहीं मेंशन है, ठीक है, लेके जाना ही जाना है आपको, क्लियर है। उसके बाद में आपको क्या है, जो अगर कुछ करेक्शन वाला है तो वो लेके चल जाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, EWS प्रमाण पत्र, जिसके में जो चीज़ें लागू हैं वो लेके जाना है, जो नहीं लागू है वो मत लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद में PS कैंडिडेट, उसके बाद में हाँ एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट रह गई है, DL ड्राइविंग लाइसेंस जो है LMV जो है चाहिए, किसके लिए, LMV लाइट मोटर व्हीकल जो है, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक ट्रेड्स के लिए जो है LMV ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। वो भी दोस्तों आपका कब का चाहिए, 8 फरवरी 2022 से पहले का चाहिए। ये अनिवार्य है दोस्तों, आपको लेके जाना है, आपने अपलोड किया है नहीं किया है उससे नहीं मतलब है, नियमावली में दिया है, इस पर मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने साफ बोल दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए आहर्त्या पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये कंपलसरी है तो है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें सारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों, और अब बता देता हूँ आप लोगों को कि फाइनल में लास्ट में मैंने एक बताया था कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों जो है अपना लोगों का वो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट की बात करते हैं, रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो अपन लोगों का जो है फाइनल रिज़ल्ट जो है दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोगों का 24 तक DV चलेगा, 24-25 तक, ठीक है। उसके बाद में हमें ये लगा लो 40 दिन कम से कम चाहिए, ठीक है, 35 से 40 दिन जोड़ लो आपको तो ठीक है, यानी कि लास्ट अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में हर हाल में अपन लोगों का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, प्रयास करेंगे, शशि सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा जल्दी कर दें ताकि हम लोगों की दिवाली अच्छी गुजरे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो देखते हैं क्या होगा। जैसे कि JEE वालों का रिजल्ट आया, आज 1 महीना हो चुका है, अभी तक दो तीन डिपार्टमेंट की फ़ाइल पहुंची है बस, बाकी नहीं पहुंच सकी है अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को तक शेयर करें। धन्यवाद।